गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ मिठाई वाला उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं और आप इनको बाद में क्लास वर्क में लिख दीजिए। इससे पहले आप क्या करेंगे, इस पाठ के लेखक भवानी प्रसाद वाजपेयी जी का परिचय लिखेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद भेजने वाली हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी मिठाई के बारे में, उसको आप क्या करेंगे, क्लास वर्क में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए, पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था क्योंकि उसे बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चे एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। उसके अलावा वह उन चीज़ों को तैयार करवाता था, तब बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। तो मिठाई वाला बच्चों के लिए अलग अलग वस्तुएं बनवाकर महीनों के बाद आता था क्योंकि वो अपने मरे हुए बच्चों को इन गली के बच्चों में देखकर खुश होना चाहता था। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे, जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक यानी कस्टमर, विक्रेता यानी बेचने वाला। दोनों में मेल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उसका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहे हैं। तो यहाँ पर विजय बाबू और मिठाई वाले के बीच थोड़ा सा डिस्कशन होता है। विजय बाबू कहते हैं सभी फेरे वाले यानी सभी सामान बेचने वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो मिठाई वाला बोलता है सभी लोग सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना फ़ायदा नहीं देख रहा हूँ, मैं लॉस करके भी बच्चों के लिए वस्तुएं बेच रहा हूँ। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भुलाकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने आप घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौने दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो जब भी खिलौने वाला सामान बेचने के लिए आता था तो बच्चों का रिएक्शन कैसा होता था, इस प्रकार। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था, क्योंकि वो दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, एक ही व्यक्ति था जो पहले खिलौने बेचने के लिए आया था, मुरली बेचने के लिए आया था और मिठाइयाँ बेचने के लिए आया था। उसके बाद देखिए,
रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने की निम्नलिखित कारण बताया। मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है और तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और वे बच्चे उसे अपने बच्चे ही लग रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर आज भी औरतें सिर्फ घर में काम करने के लिए ही समझी जाती हैं, तो उनको पर्दे में रहना पड़ता है, यानी उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। सबके साथ मिलजुल कर वो बात नहीं कर सकते। ऐसा वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि स्त्रियों को पुरुष के समान सभी अधिकार मिले, लेकिन ऐसे कुछ प्रदेश आज भी हैं जहां पर औरतों का शोषण होता ही रहता है। उसके बाद देखिए कहानी से आगे, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लोगों को खुद लिखना है। जैसे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस पर एक और कहानी बताइए। तो अगर हम लोग स्कूल में होते तो इससे संबंधित एक एक्टिविटी कर सकते थे, तो ये इसका उत्तर मत लिखिए, छोड़ दीजिए। हॉट मेल, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बजाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो आप किसी फंक्शन में, शादी में गए हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कौन सा मेन पॉइंट अट्रैक्ट करता है? वहाँ की सजावट, वहाँ के खाने, वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा करने के लिए आते हैं वो लोग। तो अगर आप किसी शादी या फंक्शन में जाएं तो उनके बारे में, विषयों को इकट्ठा करने के बारे में प्रयत्न कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ के डेकोरेशन को देखकर आ जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि इतनी सुंदर फंक्शन की तैयारी किसने की, तो उनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इस बार अगर आप फंक्शन में जाएं तो ज़रूर उनके बारे में पता कीजिए। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। तो यहाँ पर देखते हैं मिठाई वाला सेल्फिश नहीं है, वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा है।
तो आप भी क्या कीजिए, ऐसे ही मॉरल वाले कई कहानियाँ या कविताओं को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अनुमान और कल्पना में देखिए, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो इस सिचुएशन में तो मैं आपसे नहीं कह सकती कि आप अपने गली में आने वाले फेरी वाले से बात कीजिए, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन है। तो जितनी दूर से आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो उसे अवॉइड कीजिए, ठीक है। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कौन सा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। तो आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस कीजिए, जब वो छोटे थे तो उनके गलियों में बेचने के लिए कौन कौन से फेरी वाले आते थे, से पूछ कर रखिए। हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो मेरे ख्याल से तो टाइम के हिसाब से क्या हुआ है, फेरी वालों के आवाज़ों में बहुत बदलाव आया है, चेंजेस भी आया है, यानी उनके बेचने के तरीके बदल गए हैं। तो इसके बारे में भी अगर टाइम मिला तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना को क्लास वर्क में नहीं लिखना है, सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए भाषा की बात यानी ग्रामर पार्ट। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, यानी मिठाई वाला, बोलने वाली, तो यहाँ पर जो वाला है वो संज्ञा है, यानी नाउन है या प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव। तो उत्तर क्या है, मिठाई वाला शब्द संज्ञा तथा बोलना क्रिया है। ओके, बोलना क्या है, एक एक्शन वर्ड है। उसके बाद देखिए ऊपर लिखे वाक्यांश में उनका क्या प्रयोग हुआ है। तो उसमें उसका प्रयोग क्या हुआ है, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषणता बता रहा है। तो देखिए मिठाई वाला क्या है, एक विशेषण है, तो वो व्यक्ति क्या काम करता है, मिठाई बेचने का काम करता है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। बोलने वाली गुड़िया, तो बोलना यहाँ पर क्रिया है और गुड़िया यहाँ पर संज्ञा। इसको क्या करना है, आपको लिखना है, हेडिंग डालिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और उसके नीचे लिख लीजिए कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम, कौन सा विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा देखिए, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ऊपर युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लाइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटूली। ओके, तो यहाँ पर ठे को संख्यावाचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में और बिहार में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ और भाषाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन भाषा में ठे के शब्दों का प्रयोग होता है। उसके साथ देखिए विद्यार्थी स्वयं करे। झारखंड की हिंदी, बंगाल तथा असमी भाषा में ठो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ठे का प्रयोग होता है, झारखंड, बंगाल और आसाम में ठो का प्रयोग किया जाता है संख्यावाचक के रूप में। उसके बाद देखिए, वे भी जाना पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए। क्यों नहीं, किस तरह देते हो? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में
नहीं आते, आप ये बातें कैसे करेंगे। तो देखिए, लगता है वे पार्क खेलने निकल गए हैं। भैया इस मुरली का मूल्य क्या है। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। तो पहले बुक लैंग्वेज में जो भाषा थी और हम लोग जो बात करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को उत्तर दिया है, जो बुक में लिखा गया उसको हम लोग अगर आम भाषा में बात करेंगे तो वो कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप क्लास वर्क में लिख लीजिए।